बीकॉम पार्ट थर्ड के एएनएफ के पहले पेपर इनकम टैक्स लॉ इन अकाउंट में आज का हमारा टॉपिक इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के ऊपर है। जैसे कि मैंने पूर्व में आपको बताया था कि वी नो दैट देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम के 5 हेड हैं, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन सभी हेडों में प्रत्येक हेड में आय को ज्ञात करने के संबंधित रूल्स एंड प्रोविज़न अलग अलग हैं। आज हम कैपिटल गेन के बारे में चर्चा करेंगे। आयकर अधिनियम के 45 सब सेक्शन 1 के अनुसार पूंजी लाभ से आशय पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर होने वाला लाभ पूंजी लाभ होता है। कोई इनकम कैपिटल गेन से हुई है, उसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो कैपिटल असेट्स, दूसरा उसका ट्रांसफ़र। यानी हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में समझना है कि ट्रांसफ़र यानी हस्तांतरण क्या होता है और पूंजी संपत्ति क्या होती है, क्योंकि अधिनियम के धारा 45(1) के अनुसार ये कह रहे हैं कि पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पे होने वाला लाभ पूंजी लाभ होता है। तो सबसे पहले हम जो हम जैसे ही कह रहे हैं पूंजी संपत्ति, तो पूंजी संपत्ति में चल एवं अचल, व्यापारिक यानी व्यापार के काम में लेने के लिए, या गैर व्यापारिक यानी निजी सभी प्रकार की संपत्तियां आती हैं, जिसमें जैसे भूमि है, भवन है, मकान संपत्ति है, जेवरात हैं, अब मशीनरी है, और जैसे हम कृत्रिम संपत्ति देखते थे पेटेंट, ट्रेडमार्क, पट्टे के अधिकार आदि, ये सब इसमें शामिल हैं। परंतु कुछ चीज़ें इसमें शामिल नहीं हैं जो आपको जानना चाहिए। एक सबसे फर्स्ट व्यापारिक स्टॉक, यानी व्यापारी जिस संपत्ति का यानी जिस स्टॉक को वो अपने व्यापार के लिए काम में लेता है उसे हम व्यापारिक स्टॉक बोलते हैं। इस व्यापारिक स्टॉक को पूंजी संपत्ति में नहीं शामिल किया जाता। इसी प्रकार से निजी प्रकार की जितनी भी संपत्तियां हैं, जैसे बर्तन वगैरह हैं, जैसे कोई टीवी वगैरह है, सोफ़ा वगैरह, फर्नीचर वगैरह, सोफ़ा वगैरह, तो उसको हम निजी प्रयोग की संपत्तियों को कैपिटल असेट्स में शामिल नहीं करते हैं। इसी प्रकार से कृषि भूमि, विशेषकर कौन सी कृषि भूमि, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि को भी इसमें शामिल नहीं किया गया। एज वी नो कि एक पॉपुलेशन और 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर की भूमि को ग्रामीण कृषि भूमि माना जाता है। इसी प्रकार से गोल्ड बॉन्ड और विशेष यानी स्पेशल बियरर बॉन्ड और विशेष स्वर्ण गोल्ड जमा बॉन्ड को भी पूंजी संपत्ति की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण, क्योंकि पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पे होने वाला लाभ है, तो हम हस्तांतरण को समझेंगे। हस्तांतरण में क्या क्या शामिल है। मुख्य रूप से तो इसमें आपको देखने को मिलेगा विक्रय, सेल, कि आपने किसी पूंजी संपत्ति का विक्रय कर दिया। लेकिन इसमें ये भी शामिल है जिसमें विनिमय शामिल है, अदला बदली, यानी अधिकार समाप्त हो जाते हैं किसी संपत्ति में, उसको भी हम हस्तांतरण मानेंगे। आपने देखा होगा कई दफ़ा कानून द्वारा संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण कर लिया जाता है तो सरकार से मुआवजा मिलता है। इस प्रकार से ये भी हस्तांतरण माना जाएगा। कब्ज़ा देना भी हस्तांतरण में शामिल है। इसी प्रकार से अगर किसी व्यापार के स्टॉक को कोई किसी संपत्ति को व्यापार के स्टॉक के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसे भी हम पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण मानते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यवहार जिसका प्रभाव अचल संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में हो अथवा अन्य व्यक्ति को उसके उपयोग के योग्य बना देता है, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार जो अचल संपत्ति का हस्तांतरण के रूप में हो। इसी प्रकार से आपने किसी संपत्ति का बीमा करा रखा है और वो संपत्ति नष्ट हो जाए तो उसे भी हम हस्तांतरण मानेंगे। इसी प्रकार से साझेदारी फर्म द्वारा साझेदारों को विघटन पे जो संपत्ति का वितरण किया जाता है उसे भी हम हस्तांतरण मानते हैं। साझेदारों द्वारा फर्म को संपत्ति का जब वो एंटर होते हैं
तो संपत्ति का जो हस्तांतरण किया जाएगा उसे भी हम हस्तांतरण के रूप में मानते हैं। सहकारी समिति, कंपनी तथा व्यक्तियों के समुदाय आदि की मेंबरशिप लेने के लिए किसी संपत्ति का हस्तांतरण किया गया है तो उसे भी इस कैटेगरी में रखा जाता है। एज वी नो कि दो प्रकार के शेयर होते हैं, समता अंश और अधिमान, जिसे प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर का समता अंशों में यदि परिवर्तन किया जाए तो उसे भी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण माने जाएंगे। स्लम्प सेल है, एक मुफ्त विक्रय है। आगे है खान संबंधी पट्टे को प्रीमियम पर प्रदान करना, इसे भी हम हस्तांतरण मानते हैं। और ज़ीरो कूपन बॉन्ड का शोधन, एज वी नो ज़ीरो कूपन बॉन्ड जिनके ऊपर कोई इंटरेस्ट की दर नहीं होती, उसे हम शून्य कूपन बॉन्ड कहते हैं, उनका अगर शोधन किया तो वो भी हस्तांतरण माना जाता है। आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पूंजी संपत्ति दो प्रकार की होती है और उनसे होने वाले लाभ भी दो प्रकार के हैं। अल्पकालीन पूंजी संपत्ति से होने वाला लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ है और दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति से होने वाला लाभ दीर्घकालीन पूंजी लाभ है। तो यहाँ पर कोई संपत्ति पूंजी संपत्ति अल्पकालीन है या दीर्घकालीन है, ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इन्होंने कहा अल्पकालीन पूंजी संपत्ति ऐसी संपत्ति है जो करदाता के पास 36 माह अथवा उससे कम अवधि के लिए उसके पास रही हो, लेकिन यदि किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी हो, जैसे डिबेंचर हैं, बॉन्ड हैं, इस प्रकार से जो कि लिस्टेड हैं, यानी किसी रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज में लिस्टेड है, जैसे आप जानते हैं कि NSE है, BSE है, या हमारे यहाँ पर जो हमारे देश में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसमें किसी कंपनी के शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर और सिक्योरिटी डिबेंचर वगैरह अगर लिस्टेड हैं और इसी प्रकार से यूनिट ऑफ UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं उनके म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स हैं, और ज़ीरो कूपन बॉन्ड, चाहे वो कोटेड हो या नहीं हो, यदि इस प्रकार की कोई संपत्ति है तो उसमें 36 महीने के बजाय हम 12 महीने या उससे कम अवधि को लेंगे। इट मीन्स कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि इनमें से कोई संपत्ति है जिसका कि हस्तांतरण किया है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर हैं जो कि लिस्टेड शेयर हैं, अगर वो करदाता के बाद 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए रहे थे और करदाता ने गत वर्ष में उसका हस्तांतरण कर दिया है, तो गत वर्ष में ऐसे हस्तांतरण पे होने वाला लाभ, पूंजी लाभ, अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाएगा। इसके बरक्स कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जिनमें 36 के बजाय 24 महीने हैं, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, ये इनके संबंध में 36 के बजाय 24 महीने की अवधि को ध्यान में रखा जाएगा। इसी प्रकार से लिस्टेड के बजाय अनलिस्टेड कंपनी के अनलिस्टेड कोई इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर हैं जो कि अनलिस्टेड हैं, तो उसके संबंध में भी 24 महीने की अवधि या उससे कम ली जाएगी। अदर संपत्ति के संबंध में वही 36 महीने को लिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है कि जो डेप्रिशिएबल असेट्स हैं, यानी ऐसी संपत्तियां जिनके ऊपर ह्रास लगता है, वे सदैव ही अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाती हैं और उन पे होने वाला लाभ भी अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाता है। पूंजी लाभों की गणना की विधि के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से इनकी गणना की जाएगी। तो जैसे कि अब जब लाभ होता है तो आप लोग जानते हो सब कि लाभ ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। किसी वस्तु का हमने विक्रय किया हो तो हमारे पास विक्रय मूल्य होता है और दूसरा उसका क्रय मूल्य होता है, यदि हमने उसको परचेज़ की है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाने के पश्चात जो भी राशि आती है वह हमारा लाभ अथवा हानि होता है। यहाँ पर भी इसी प्रकार से गणना की तरीका है। सबसे पहले आपको सेल कंसिडरेशन को लेना है कि सेल कंसिडरेशन कितना है, उस संपत्ति को बेचने से हमें कितनी राशि प्राप्त हुई। अब उस संपत्ति को बेचने पे कुछ खर्चे भी होते हैं, ब्रोकेज वगैरह, इनको हमें इस विक्रय की जो राशि है इसमें से घटा देना है, तो हमें नेट सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको प्राप्त करने की जो लागत है, यानी इसको जब ख़रीदा था तो हमने कितने रुपए में इसको ख़रीदा था वे, और अगर इसमें किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट किया हो,
यानी उस संपत्ति में और किसी प्रकार की हमने लागत लगाई हो, इम्प्रूव किया हो, तो उन दोनों को यानी कॉस्ट ऑफ इक्वाइजेशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इन दोनों को जोड़ने के बाद हम इस नेट सेल कंसिडरेशन में से इसको घटा देंगे, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।